से बातचीत करेंगे। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद तृप्ति। और कार्यक्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम तीसरे पैनल की तरफ आए हैं। और इस तीसरे पैनल में हमारे साथ मैं चाहूँगा कि तृप्ति भी मुझे ज्वाइन करें। तृप्ति प्लीज आइए। और इस तीसरे पैनल में हमारे साथ एक शख्स सियासत से हैं, राजनीति से हैं, दूसरे उद्योग घराने से हैं, अपना उद्योग लगाते हैं। और देखिए, कोई भी फसल हो, पौधा उत्पन्न करना हो, बीज बहुत अहम है। वो बीज संस्कारों का हो, वो बीज हो। तो हमारे साथ लोकेन जी भी हैं। अशोक जी, लोकेन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल तो लोकेन जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत बीज से होती है, इसलिए मैं इस पैनल की भी शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। तो ये बीज का उद्योग लगाएंगे, किसानों को अच्छा बीज पहुंचाएंगे, ये ज़रूरत आपको कब महसूस हुई और क्यों वरदान ग्रुप ने इसी सीड में इसमें आगे बढ़ने की सोची? और क्या किसानों की हित की मन में सोच था, या कोई आपको लगता था कि कॉम्पिटिटर तो है लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, उस वजह से आपको आना पड़ा? सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से जो आपने हम लोगों की पृष्ठभूमि को रखने का एक अच्छा अवसर दिया है, जी न्यूज़ का आभार है, धन्यवाद है। जैसा कि आपने बताया, व्यक्ति हो, जीव हो और चाहे कृषि हो, सबसे पहले बीज हमारी एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मा। हम लोग मध्य प्रदेश में रहें, भारत देश में रहें, हम सबको अच्छी तरह ज्ञात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 75 से 80% आबादी आज भी कृषि के ऊपर निर्भर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्मेट में। मेरा शिक्षा कृषि में हुआ, मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर रहा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से, ग्वालियर से। उसके बाद मार्केटिंग किया MBA में इंदौर से, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। चूँकि एक लगन था और जिस परिवार में हम जन्मे हैं, जिस स्थान पर हम जन्मे हैं, जिस माटी पे हम जन्म लिए हैं, हम लोगों ने देखा, भली भांति से परिचित रहे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार कहीं ना कहीं से बीज बोने के लिए लाते थे, खरीदते थे, और काफ़ी महंगी दरों पर। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किसान उत्पादक तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीज सुगमता से उसको मिल पाए और अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का, और उसको उचित दर पर, कम दाम पर मिले, ये मन में संकल्प था। जैसे ही डिग्री किया, आगे बढ़ने का हौसला आया। उज्जैन को चुना, चूँकि प्रभु की धरती है, देवों की नगरी है। उस आशीर्वाद के सहारे और यहाँ के लोगों के सहारे हम लोगों ने अपने क्षेत्र में निरंतर प्रयास करते रहे। आगे आने की जो संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, इस क्षेत्र में हैं, इस देश में हैं, कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं और अपार योग्यताएं हमारे देश में निहित हैं। अगर हम अपने संसाधनों के साथ में, अपनी मानसिक दृढ़ शक्ति के साथ में इनका उपयोग करें तो यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में आगे इस कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उद्योगों की संभावना है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने बीज इंडस्ट्री, सीड उद्योग की एक स्थापना की, आज आप देख रहे हैं कि वरदान बायोटेक लिमिटेड जो एक फर्म के रूप में स्थापित हुआ था 2004 में, उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुआ 2007 में, और आज एक पब्लिक लिमिटेड ग्रुप है। और अभी परसों ही बड़ा हर्ष का विषय कि हम लोगों को NSE से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मान्यता मिली है। कंपनी IPO ला रही है अपना प्रदेश में। और इस प्रकार से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको उनकी फसल का बीज उनके क्षेत्र में, उनके घर तक उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इसी में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। अब जब आप IPO ला रहे हैं, जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, आज मैं आपसे इस मंच से पूछता हूं, इन 3 कृषि कानूनों को आप एक ऐसे व्यवसायी के रूप में जो किसानों के लिए बीज का उत्पादन कर रहा है, वो क्या सोचता है? बाकी आप अगर चैतन्य जी को देखते हुए जवाब देना चाहें तो भी स्वागत, ना देखते हुए देना चाहें तो भी स्वागत। नहीं, अच्छा प्रश्न है। और विगत कुछ माह से हम देश में देखते आ रहे हैं कि किसान और राजनीतिज्ञों के बीच में एक जंग छिड़ा हुआ है इस बात को लेकर के। चूँकि मैं न राजनीति की बात करूँगा, मैं किसान और उद्योग की बात करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है
कि हर युग में बदलाव आते हैं, संशोधन होते हैं, नियम आते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार ने भी इसमें एक कदम कृषि कानून के रूप में उठाया। जहाँ तक मेरी जानकारी का मामला है, तीनों कानून में अभी तक हम लोगों ने ऐसी बुराई महसूस नहीं की है कि उससे व्यापारी का या किसान का कोई हित न हो रहा हो, या उसके हितों की रक्षा नहीं हो रही हो, या उसको हानि हो रही हो। सीधा सा है कि मंडिया जी को देखकर बोल रहे हैं बात? नहीं, मैं चेतन जी को देख के नहीं बात कर रहा। मैं चूँकि किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा इंडस्ट्री फार्म। आप देखो आज की तारीख में सोयाबीन उच्चतम भाव पर है, सरसों उच्चतम भाव पर है। आप जितनी भी फसलों को लेंगे, मूंग की खरीदी की जा रही है शासन के द्वारा, हम लोगों के द्वारा। आज फसल के भाव आप देखिए, कहते हैं कानून से बदलाव आएगा। आप कीमत को देखें, वर्तमान को देखें। भविष्य हमने भी नहीं देखा, भविष्य सरकार ने भी नहीं देखा, लेकिन भविष्य को समझते हुए योजनाओं को लाया जाता है। अभी तो कानून के हमने अच्छे पक्ष भी नहीं देखे, हो सकता कुछ और भी अच्छे पक्ष आएँ। मंडियाँ आज भी चालू हैं, जैसा कि शासन ने कहा, मंडियाँ भी चालू रहेंगी। व्यापारी के रूप में अगर मैं बात करूं, उद्योग के रूप में, तो हम लोगों को जो लाइसेंस में एक पहले बंदिशें थी शुरू में, वो खोल दी गई कि आप जाकर के किसान से सीधा खरीद सकते हैं। मान के चलिए मंडी में किसी किसान का सोयाबीन जा रहा है, मालवा हमारा पीला सोयाबीन, पीला सोना के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। अगर किसी किसान को मंडी में मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का 7,000 का भाव मिल रहा है और मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो मैं उसे 7,200, 7,500 ऊपर ही खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं इससे उसके हितों की रक्षा होगी, उसको लाभ मिलेगा। ये हो सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने विचारों के अनुसार उसका वर्णन करेंगे, लेकिन देखा जाए तो अभी तक जब से कानून आया है, जहाँ जहाँ लागू हुए हैं, चाहे वो प्रदेशों में हो, चाहे कहीं भी देश की मंडियों में हो, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा नुकसान या कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन जो किसानों के हित में न हो, वो मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। और जाहिर तौर पर जब बात किसान की होती है तो बात होती है देश के अन्नदाता की, और देश के अन्नदाता को सम्मान देने का काम वरदान ग्रुप कर रहा है। किसानों के लिए उन्नत बीज की भी किस्म तैयार की जा रही है, जिसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी। लेकिन मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अशोक जी। जब राजनीति की बात होती है तो जाहिर तौर पर सेवा से जुड़ा क्षेत्र है, युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। आप युवा मोर्चा का भी पद संभाल चुके हैं, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रतलाम शहर हो या पूरा मध्य प्रदेश हो, युवाओं में राजनीति की ललक कितनी है, आपके अनुभव कैसे रहे हैं? और आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने देखा कि युवा मोर्चा ज़्यादातर प्रदर्शन हो, रैलियाँ हों, इससे बहुत एक्टिव नज़र आता है। सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने के लिए भी देखा जाता है। क्या महत्वपूर्ण संदेश भी आप देना चाहते हैं और कैसे अनुभव आपके अब तक के रहे? देखिए, युवा मोर्चा भाजपा का हनुमान है और निश्चित तौर पर रीढ़ है पार्टी की। और मैं मानता हूं कि मुझे पहली बार और दूसरी बार, दोनों बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने में हमारे विकास पुरुष सम्मानित चेतन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर आज आपके बीच यहाँ बैठा हूँ तो उसमें भी उनकी, चूँकि ये हाइट मिली, मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, उनसे मिला, उनने बात करी, फिर मैंने भी प्रयास किए, बना। और बनने के बाद मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने युवा मोर्चा में पर्याप्त काम किया, उसका लाभ मुझे आज दिन तक राजनीति में मिल रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ, और राजनीति, आज की राजनीति बहुत संघर्ष की स्थिति है। और वास्तव में आज किसी को राजनीति में आना है तो जैसे चेतन जी सेवा का उद्देश्य लेके आए, तो मुझे लगता है चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो, कि उद्योगपति हो, कि डॉक्टर हो, कि इंजीनियर हो, कि कोई रिटायर्ड कर्मचारी हो, अगर उसको राजनीति में अवसर नहीं है, सेवा है, आप काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाती है और एक सामान्य आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाती है। तो निश्चित तौर पर अगर आप सेवा का कार्य करते रहेंगे तो आप पे नज़र जाएगी और आपका जो भी उपयोग है पार्टी में वो सही जगह मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। बाकी अवसर की बात नहीं कर सकते, संघर्ष है और सेवा है, और इसी संघर्ष से कारवां बढ़ता जाता है। आपने विधायक जी का जिक्र किया, और विधायक जी का कारवां है जिसका हिस्सा आप हैं। विधायक जी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका उपयोग हो सकता है, उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत क्षमताएं और बहुत सेवा का भाव है। वो शुद्ध रूप से हनुमान तो साथ हैं ही। नहीं, हम तो ठीक है, भगवान की कृपा है उन पे,
पर ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास कई लोग आते हैं कि भैया राजनीति करना, तो कहीं जैसे नए लड़के, तो मैंने कहा भाई क्या उद्देश्य है तुम्हारा, सामान्य बात करता हूँ मैं, तो वो कहते हैं भैया बस कुछ नहीं, ये बन जाए वो बन जाए। मैं बन जाने की उद्देश्य मत आओ। मैं को नौकरी में अगर 100 लोग एग्ज़ाम देते हैं मान लो, तो 10 लोग पास होते हैं। राजनीति में रतलाम शहर की आबादी 3.5 लाख है, और चैतन्य जी जैसा एक विधायक बनेगा, अशोक पोरवाल जैसा एक नगर निगम अध्यक्ष बनेगा, और एक आध मेरे को 5 पद है। तो मैं कहा वो महत्वाकांक्षा से मत आओ, अगर काम करना है और लंबे समय तक। बात वही है कि आजकल ये हो जाता, देखा जाता है आमतौर पर कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा कुछ पाने की इच्छा, ये नहीं होता है। चाहे राजनीति हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता। संघर्ष बहुत जरूरी है, और ऐसे ही संघर्ष की कहानी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं उनकी भी है संघर्ष की कहानी। लोकेंद्र सिंह जी, आपने जब वरदान बायोटेक शुरू किया, बहुत सीमित पूंजी से शुरू किया, क्या कहानी थी, क्या उद्देश्य था उसके पीछे, और कितनी कठिनाइयाँ हुई, चुनौतियाँ कैसी रही उस समय, और उज्जैन शहर में ही ऐसा क्यों? कठिनाई तो जीवन के हर पग पर आती है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, और चाहे सामाजिक हो, और चाहे हम जैसे कठिनाई बढ़ाते हैं, दूर करते हैं। कठिनाइयाँ हर क्षेत्र में हैं, वो उनसे पार पाते हैं, हम अपनी कठिनाइयों से पार पाते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ जो राजनीति करते हैं वो क्षेत्र की प्रगति के लिए करते हैं, बाकी उसके बाद वो क्या सोच के आते हैं वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, राजनीति देश का हिस्सा है। जैसा कि आपने बताया कि कठिनाइयों के माध्यम से हम लोग आए, छोटे परिवार से थे, किसान परिवार से थे, लेकिन मन में एक लगन थी, एक विश्वास था। हमेशा एक अपने लक्ष्य सेट किए हम लोगों ने, एक टारगेट सेट किए कि हमने ये करना है, आगे जाके ये करना है। छोटे छोटे टारगेट हम लोग बनाते गए कि 2 साल में हमें क्या करना है, अगले 4 साल में हमें कहाँ जाना है। उज्जैन की नगरी में चुनने का एक कारण बड़ा ये था कि एक तो देव नगरी है, धार्मिक नगरी है, प्रभु की नगरी है, और मालवा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मालवा की मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ असीम संभावनाएं हैं। यहाँ का कृषक मेहनती है, तरक्की पसंद इंसान है, और जब किसान एक्सपेरिमेंट करता है तो वो बहुत आगे ले जाने की क्षमता इस देश को रखता है। क्योंकि प्रयोग अगर हम ना करेंगे, कहते हैं कि हम जहाँ से आते हैं, मेरा मूलतः जन्म स्थान मुरैना जिला रहा है, हम किसी भी क्षेत्र से आएँ, हम लोगों को सिखाया जाता था छोटे में कि नौकरी करो, पढ़ाई करना है, नौकरी करो। लेकिन शुरू में ध्येय था कि नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ना है, लोगों को रोजगार और नौकरियां देने के लिए पढ़ना है। और वो कार्य हम करते आए, और ईश्वर का सहयोग, उसका आशीर्वाद सदैव रहा, माँ बाप का, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र की जनता का, लोगों का। और हर वो पड़ाव, असफलताएं भी मिली, लेकिन कहते हैं कि असफलताओं से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को एक संग्रहण करके उसकी ऊर्जा को आगे ले जाने के लिए उपयोग करें। जैसे आप अभी राजनीतिक लोगों से ही बात कर रहे थे, मैंने कई राजनीतिक देखे हैं जो 4 चुनाव हार जाते हैं, लेकिन विचलित नहीं होते। वो फिर दोबारा मेहनत करते हैं कि मेरा कहाँ पे बूथ कमज़ोर था, मेरी स्टाइल कहाँ पे ख़राब थी, या जनता ने मुझे इतना इस क्षेत्र में क्यों नहीं पसंद किया। हम जब उद्योग की बात करते हैं तो एक उद्योग डालते हैं, एक असफलता पर ही मन विचलित हो जाता है। मैं खासकर युवाओं से कहूँगा कि विचलित ना होवें, क्योंकि अगर हम विचलित होंगे तो आगे जाने की जो शक्ति है वो हमारी व्यर्थ चली जाएगी। अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जाओं को और अपनी शिक्षा को सहेज कर रखें, उसको एक संगठन का रूप दें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप यकीन मानिए मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मुश्किलों से सामना करने का हमारा पैटर्न, हमारा तरीका हम खुद अपने अंदर से निकाल लेंगे कि आखिर इस समस्या से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, और इस समस्या को जीत करके या इसको हरा के हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हम लोगों का सिद्धांत रहा, और इसी सिद्धांत के माध्यम से आज तक कार्य करते आ रहे हैं। मुश्किलें आज भी हैं, कल भी आएंगी, किसी ने भविष्य नहीं देखा, लेकिन जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, जब एक ट्रेन चलती है तो वो केवल एक स्टॉपेज के लिए नहीं बनती, कभी भी एक लंबी योजना के माध्यम से ट्रेनों का जाल बचाया जाता है कि एक स्टेशन के बाद दूसरे पर जाएगी, तीसरे पर जाएगी, सवारी आती हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं, मुसाफिर आते हैं, जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो,
चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों का सामना करना चुनौतियों को चाहिए। पार करना, और ये बहुत अच्छा संदेश आपने युवाओं को दिया कि नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने की कोशिश करिए। आपके मन में अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो हिम्मत करिए। और देखिए, एक मर्म आज बताया लोकेंद्र जी ने, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन कहा कि एक विधायक या एक नेता 4-4 बार चुनाव हारता है तो वो हारता नहीं है, वो कोशिश करता रहता है अगली बार कि मेरा बूथ कहाँ कमज़ोर था, मेरा कौन सा सेक्टर, मेरा कौन सा वार्ड कमज़ोर था। एक आखिरी सवाल अशोक जी मैं आपसे ले रहा हूँ, और अशोक जी मेरा आपसे सवाल ये है, कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार के अपने प्रयास थे, सामाजिक संस्थाओं के अपने प्रयास थे, सांसदों विधायकों के अपने प्रयास थे, और संगठन स्तर पर पार्टी के अपने प्रयास थे। तो संगठन स्तर पर उस वक्त सरकार से अलग मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने विधायकी स्तर पर चेतन जी से बात कर ली, सरकार के स्तर पर हम जानते हैं, संगठन स्तर पर आप कैसे यहाँ मोर्चा संभाले हुए थे रतलाम में कोरोना से लड़ने के लिए? मैं आपको बता दूं कि जब पहला कोरोना आया तब मैं नगर निगम अध्यक्ष के उस समय था, जब मैंने आपको बता दिया कि सम्मानीय विधायक जी ने बताया और कलेक्टर साहब उस समिति में थे। उसके अलावा हमने हर वार्ड में टीम बनाई, हर बूथ पे टीम बनाई, और व्यवस्थित कच्चा खाद्यान्न भी सम्मानीय चेतन जी ने वितरण किया इनकी संस्था से, काश्यप फाउंडेशन से। और हमने भी जो संस्थाएं हमारे संपर्क में आई तो हमने कहा आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, एक ही जगह हर संस्था नहीं जाए, तो वो भी प्रयास किए। और मुझे लगता है कि रतलाम ने भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर बहुत अच्छे से कोरोना पे काम किया। बूथ स्तर तक हमारे पास लोग थे, और इतने लोग थे कि हमको ना करना पड़ता था, मतलब इतने सेवा के लिए लोग तत्पर थे। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और कोरोना एक ऐसा है जिसके साथ आदमी को जीना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और मेरा व्यक्तिगत मत है कि कोरोना की कोई परिभाषा नहीं है, किसी को होगा किसी को नहीं होगा। क्योंकि मैं इस साल, अभी भी इस साल पूरे कोरोना में 1.5 महीने बंगाल रहा, और मुझे 2 साल में अभी तक कोरोना नहीं हुआ। भगवान की दया ऐसी बनी रहे आप पे। तो बहुत धन्यवाद मैं करता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी, अशोक जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक व्यवसायी को, व्यापारी को सरकार सत्ता का साथ चाहिए होता है, एक सरकार और सत्ता को उद्योगपतियों का साथ चाहिए होता है, और ये एक साइकिल के 2 पहिए हैं जिसकी वजह से ही सफर आगे बढ़ सकता है। तो आज इन दोनों क्षेत्रों से हमारे साथ मेहमान थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और आप मंच पर बने रहें सर हमारे साथ।